हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो बनेगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया था। अब इस चैप्टर हम लोगों का अप्रॉक्स खत्म होने वाला है, बहुत 2 से 3 क्लास और बचा हुआ है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन का। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लो, आर्हेनियस इक्वेशन लिखोगे। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था, उससे हम लोग रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल पाते हैं। आया बात समझ में। तो हेडिंग बनाना आप लोग आर्हेनियस इक्वेशन, और इन्होंने क्या कहा था इस बात को समझने की कोशिश करना। इन्होंने कहा, लिखोगे इस बात को आप लोग, कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग fraction of molecule crossing energy barrier is equal to e पे पावर माइनस EA अपॉन RT। समझ रहे हो। E तो कांस्टेंट है, E क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर। मीन्स क्या कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मॉलिक्यूल हमारे एनर्जी बैरियर, याद करोगे, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है, वो उन्होंने कितना बताया, ई पे पावर माइनस ए अपॉन RT के बराबर बताया। क्लियर। ये एक फैक्ट है, ये एक उनका पोस्टुलेट है। फिर उन्होंने तो इतना बताया। अब आप यहां से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to fraction of molecule crossing energy barrier। क्या समझ आया बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो उसी के प्रोपोर्शनल होगा ना जो एनर्जी बैरियर को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। दैट इंप्लाई, यहां से हम कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये किसके बराबर है, देखिए तो ई पे पावर माइनस ई अपॉन RT, दैट इज कितना हो जाएगा, ई पे पावर माइनस ई अपॉन RT के बराबर हो जाएगा। अब फिर यहां से एक बात हम आपको बताए, R इज इक्वल टू कितना समझा हुआ है आपने, K इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर N, यही बात समझा है। अब देखिए कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो गया, यहां से क्लियर बात को समझना कि अगर कंसंट्रेशन हमारा कांस्टेंट हो गया, बात समझिए, कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो गया तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, K। आया बात समझ में। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो हम रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके लिख सकते हैं, K। तो यहां से बताइए हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन को इस केस में देखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा था किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब हम लोग किसको कांस्टेंट मानकर चलते हैं, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। जब कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट कह लेंगे तो अब यहाँ पे वैरी कौन करेगा, K करेगा। दैट इज, अब यहाँ से क्या कहेंगे, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई पे पावर माइनस E अपॉन RT। क्लियर। लिखो जल्दी से इतना। अब देखिए हम लोगों ने इतना बात ऑब्जर्व कर लिया कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई पे पावर माइनस E अपॉन RT। समझ आया बात है। अब यहां से इस साइन को अगर हम खत्म करें तो बताइए क्या बात होगा, K इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को आर्हेनियस के याद में हम लोग क्या बोलते हैं, A बोल देते हैं, A इंटू ई पे पावर माइनस E अपॉन RT। इसी को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसको मॉडिफाइड कर दीजिए, आगे चलकर हम लोग इसको मॉडिफाइड करेंगे, लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं।
जहां पे लिखना कि वेयर ए इज Arrhenius factor, A is Arrhenius factor, collision factor, Arrhenius factor और collision factor और frequency factor. A is called Arrhenius factor, collision factor और frequency factor और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ए का 4 नाम होता है. क्या क्या? आर्हेनियस फैक्टर, कॉलिजन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. आप इस चारों नाम में कोई भी नाम बुला सकते हो. अब देखिए आप यहां पे इसके बारे में कुछ रिमार्क की बात हम करेंगे आप लोगों से. देखिए, लिखना सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, दिस इक्वेशन इज टेकन इनटू अकाउंट. दिस इक्वेशन इज टेकन इनटू अकाउंट when molecules having proper orientation. देखिए, एनर्जी बैरियर तो क्रॉस किया ही था. अब कौन सा बैरियर होना चाहिए? ओरिएंटेशन बैरियर. तो मॉलिक्यूल अगर हमारा ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस कर गया तभी जाकर वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में. तो ए इक्वेशन हम तभी अकाउंट में लेंगे जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बैरियर को तो शुरू में क्रॉस करा दिया आपने. आर्हेनियस ने यही बात कहा कि जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा वो कितना होगा? ई पे पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होगा. अब दूसरा फैक्टर उन्होंने क्या कहा कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब हमारा मॉलिक्यूल क्या हो? प्रॉपर ओरिएंटेशन हो. मॉलिक्यूल के पास क्या हो? प्रॉपर ओरिएंटेशन हो. मतलब ओरिएंटेशन बैरियर को उसने क्या कर दिया हो? क्रॉस कर दिया हो. तो लिखोगे दिस इक्वेशन इज टेकन इनटू अकाउंट इफ मॉलिक्यूल हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन. दूसरा बात लिखोगे इसमें, हमारा इक्वेशन तो यही है भाई, k इज इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ए अपॉन आर टी. लिखोगे ए हैज सेम यूनिट एज के. जो के का यूनिट होगा वही ए का यूनिट होगा. तीसरा पॉइंट इसके बारे में लिखोगे, दिस इक्वेशन is not valid for nuclear chemistry and zero order reaction. This equation is not valid for nuclear chemistry and zero order reaction. ये 3 बात आपको ध्यान रखना है कि this reaction is not valid for zero order reaction and nuclear chemistry. अब देखिए, हम लोग इससे रिलेटेड बात आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है इस बात को तो समझा. अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. लिखोगे कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के. कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के. या दूसरा बात यहाँ पे लिखोगे, कैलकुलेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी. कैलकुलेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी. अब देखिए आप यहाँ पे हमने कहा क्वेश्चन कि कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी. दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. देखिएगा, सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहिए. यहाँ पे हमने
आर्हेनियस इक्वेशन यही लिखा था k इज इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही बात लिखा। आप यहां पे देखो ए वाला टर्म जितना बड़ा होगा ई पे पावर ए माइनस ए बाई आर टी का वैल्यू जितना बड़ा होगा तो ई पे पावर इस टोटल टर्म का वैल्यू क्या होगा उतना ही बड़ा होगा, है ना। और देखोगे यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब टी जितना बढ़ेगा ई अपॉन आर टी क्या होगा उतना छोटा होगा, और निगेटिव साइन छोटा नंबर का वैल्यू क्या होता है बड़ा होता है, मतलब टी जितना बड़ा होगा उतना ही इसका वैल्यू पूरे टर्म का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, और पूरे टर्म का वैल्यू बढ़ेगा मतलब के का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। यहाँ से एक बात तो हम लोगों को क्लियर समझ आ रहा है कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात को समझिए, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात तो क्लियरली यहाँ से समझ आ रहा है। और दूसरा बात देखोगे यहाँ से हमने क्वेश्चन कहा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के व्हेन टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको कैलकुलेट कीजिए तो इज इक्वल टू, जब इधर लिमिट लोगे तो इधर भी लिमिट लेना पड़ेगा, दैट इज क्या हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए इंटू ई पे पावर माइनस ई अपॉन आर टी व्हेन टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखिए टी का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हम लोगों को इंफिनिटी रखना पड़ेगा, दैट इज ये कितना हो गया बोलिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए इंटू ई पे पावर माइनस ई अपॉन आर इंटू इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू हम सभी जानते हैं 0 होता है। अब बताइए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया 0, ए इंटू ई पे पावर 0 दैट इज इसका वैल्यू कितना हो गया ए। आया बात समझ में, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के व्हेन टी टेंडिंग टू इंफिनिटी का वैल्यू कितना आ गया ए। और यही यहाँ पे देखोगे के का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, यही देखो अभी हमने बताया कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा के जितना ज्यादा मतलब टी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा के, टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इंफिनिटी, तो के का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जब टी इंफिनिटी होगा तो के का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे ए। तो देखोगे के का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा किसके बराबर आ सकता है ए के बराबर आ सकता है। देखोगे अब हम यहाँ से इतना बात तो लिख लिया होगा आपने, अब हम यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करने की बात करेंगे। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा टेम्परेचर, इधर हमने ले लिया के और इधर हमने ले लिया टेम्परेचर। T इज इक्वल टू 0 पे के का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, देखो ना ई पे पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज कितना हो जाएगा 0, लेकिन टी का एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब देखोगे टी का वैल्यू इंफिनिटी होगा तो के का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है ए होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब के मैक्सिमम कितना हो सकता है ए के बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कब जब टी का वैल्यू कितना हो जाए इंफिनिटी हो जाए। लेकिन ग्राफ तो ऐसा होगा, आईआईटी ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि के वर्सेस टी के बीच का ग्राफ क्या होगा, लेकिन आईआईटी ने क्वेश्चन को गलत कर दिया था, उसमें ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया था ऐसा कहिए, उसमें जो ग्राफ दे दिया था उन्होंने ऐसा दे दिया था कि इंक्रीजिंग के और टी के बीच का ग्राफ का एक ही ऑप्शन ऐसा था, उसमें इंक्रीजिंग ग्राफ होता है के और टी के बीच में ग्राफ क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, लेकिन ग्राफ का नेचर एक्चुअल ऐसा होगा। लेकिन आईआईटी ने क्वेश्चन को जो आंसर दिया था वो ऐसा दे दिया था, इसलिए हम लोगों को जो आंसर टिक करना पड़ेगा उसमें, वो आंसर टिक कैसे करना पड़ेगा, जो उसमें सही होगा उस चारों ऑप्शन में जो मस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसी को टिक करना पड़ेगा, तो मस्ट अप्रोप्रिएट उसमें यही ऑप्शन था। अब देखोगे एक लीनियर ग्राफ भी दिया हुआ था तो लीनियर तो हो नहीं सकता, दूसरा इंक्रीजिंग यही ग्राफ था इसलिए आंसर यही होगा, लेकिन एक्चुअल ग्राफ क्या होगा के और टी के बीच का एक्चुअल ग्राफ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। समझ आ गया बात है। अब देखिए आप यहां से
हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड में ln ले लेते हैं। ln k इज इक्वल टू ln a e पे पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब देखिए ln k इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन हो गया। क्या लिखेंगे? ln a प्लस ln e पे पावर माइनस ए अपॉन आर टी। आया बात समझ में? अब देखिए यहां से ln k इज इक्वल टू ln a और a पे पावर m है, ये पावर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा? माइनस ए अपॉन आर टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। लिख लेना आप लोग भी, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना इसको। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी लिख लिया आप लोगों ने। और देखिए कैसे, ये तो बाहर निकल जाएगा और बचा क्या? ln e का वैल्यू कितना? 1। ln e का वैल्यू कितना? 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बात? तो ln k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ln a माइनस ए अपॉन आर टी। अब देखिए फिर हम यहां से अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो बताइए ln को लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हो आप लोग? 2.303 लॉग k इज इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस ए अपॉन आर टी होगा ऐसा। क्यों ना 2.303 से डिवीजन कर दे तो दैट इज क्या हो जाएगा? लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। समझ आ गया बात है? इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से सॉल्व होता है और इस फॉर्मूला से सॉल्व होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसलिए लॉग का बेस कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब बेस कितना है? 10 है। समझ आ गया बात है? इस क्वेश्चन का रेयर यूज पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है? ई है। लिखिए आप लोग देखोगे इससे रिलेटेड ग्राफ ही 1999 में पूछ रखा है। अब अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिएगा ln k और 1/t। तो ln k को हम लोग क्या मान लिया? y। ln a क्या हो गया? कांस्टेंट। माइनस e अपॉन r, ये क्या हो गया? m। 1/t क्या हो गया? x। आया बात समझ में? y इज इक्वल टू c माइनस mx हो गया। y इज इक्वल टू c माइनस mx का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्लोप क्या? निगेटिव, मींस डिक्रीजिंग। यहाँ पे हम बात करें y इंटरसेप्ट कितना होगा इसका? ln a होगा। और स्लोप का वैल्यू अगर हम क्वेश्चन पूछे तो स्लोप का वैल्यू कितना बोलोगे? माइनस ए अपॉन आर। क्लियर? माइनस ए अपॉन आर। समझ आया? अब देखिए एक और ग्राफ हम आपसे ड्रॉ करवाना चाहते हैं। अब ln के बीच में ग्राफ हमने ड्रॉ किया, अब हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं log k और 1/t। अब बताइए फिर सारा प्रोसेस वही है। log k के प्लेस पे कितना? अब ये y हो गया, ये क्या हो गया? c हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे माइनस ये अपॉन 2.303 r क्या हो गया? हमारा स्लोप हो गया। अब देखिए ग्राफ का नेचर तो ऐसा ही होगा। अब ये y इंटरसेप्ट कितना हो गया? log a हो गया। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ए अपॉन 2.303 r।
बोलिए, समझ आया? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सही, समझ आ गया। चलिए, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक एडवांस की क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है। हमारा फॉर्मूला तो यही है ना भाई, log a इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यही क्वेश्चन है हमारा, सॉरी यही हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन लिखा कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन आप लोग भी लिखोगे, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग के, यहाँ पे क्वेश्चन है लॉग के, और यूनिट इसका दे रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के का यूनिट क्या होगा, टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2000 अपॉन टी। लॉग के इज इक्वल टू 6 माइनस 2000 अपॉन टी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हम चलिए इसको सब्जेक्टिव बनाकर लिख देते हैं, कैलकुलेट ए। दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट ई एंड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही, इस दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, कंपेयर कर देंगे। आया बात समझ में? अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को, देखोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंपेयर कर दीजिए। यहाँ लॉग के दोनों का सेम, यहाँ पे लॉग ए और यहाँ पे कितना 6, लॉग ए इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, दैट इज ए इज इक्वल टू कितना हो गया 10 टू द पावर 6। और क्या यूनिट हो जाएगा इसका, सेकेंड इनवर्स। याद आ रहा है ना, लॉग एक्स इज इक्वल टू के, तो एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर के, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 10 टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन देगा, ये वाला टर्म देगा। अब बताइए आप यहां से 2000 अपॉन टी, माइनस माइनस दोनों में है, ध्यान रखना है अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तो हम लोग क्या करते, माइनस ऑफ माइनस करते। आया बात समझ में? दैट इज 2000 अपॉन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अपॉन 2.303 आर इंटू टी। टी टी कैंसिल हो गया, ये इज इक्वल टू, देखोगे आप यहाँ पे 2000 इंटू 2.3 इंटू आर। अब आर का वैल्यू देखना पड़ेगा, क्या आर का वैल्यू क्या लोगे आप लोग, 0.08 नहीं, आर का वैल्यू हम लोग कौन सा यूनिट वाला लेंगे, एनर्जी के यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, एनर्जी निकाल रहे हो, तो कौन सा यूनिट लेना पड़ेगा हम लोगों को, एनर्जी वाला यूनिट लेना पड़ेगा। क्लियर? तो एनर्जी वाला यूनिट लोगे तो एनर्जी का 2 यूनिट है, आर का वैल्यू कितना 8.314, या कैलोरी के, वो तो जूल के फॉर्म में होता है, कैलोरी के फॉर्म में लोगे तो क्या आएगा 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था जूल के फॉर्म में था, तो आर का वैल्यू कितना लेंगे 8.314। लेकिन हमने हमेशा आप लोगों को एक एडवाइस दिया कि आर का वैल्यू 8.314 नहीं लेकर 25/3 लिखा करेंगे हम लोग। अब देखिए 2.303 को हमने 2.3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। आर का वैल्यू कितना लिख दिया हमने 25/3। अब देखोगे इसमें एक काम करते हैं हम लोग, क्या इस 2.3 और 3 कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको 2.3 को 2.4 मान लेंगे। कैलकुलेशन रिमूव करना है हम लोगों को, क्या करना है, कैलकुलेशन रिमूव। 2.3 को हम लोग 2.4 मान लेते हैं, दैट इज कितना होगा 0.8, 25 इंटू 0.8 20 हो गया, 20 इंटू 2000 40,000 हो गया, दैट इज 40,000 क्या हो गया, जूल हो गया, जूल पर मोल। ये का वैल्यू इतना ही निकल गया ना, 40,000 जूल पर मोल निकल गया।
अगर आप चाहो तो इसको 40 किलो जूल पर मोल भी बोल सकते हो। तो देखा आपने, एक क्वेश्चन काफी सिंपल था। देखोगे एक क्वेश्चन रिपीट है आईआईटी में, आईआईटी 97 में सेम थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आया। ये क्वेश्चन को रिपीट किया था आईआईटी ने, 97 के क्वेश्चन को जस्ट 97 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, और ये हमें एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा था। समझ आ गया? कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिएगा, अगर टेम्परेचर दे दे तो के का वैल्यू भी निकल सकता है। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, बोलिए। या हाफ लाइफ टाइम दे दे तो के का वैल्यू निकल जाएगा, और के का वैल्यू निकल जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकल जाएगा। 97 में जो क्वेश्चन पूछा था, दो पार्ट तो इतना था ही। एक क्वेश्चन पूछा था कि किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ टाइम इतना होगा, तो हाफ लाइफ टाइम मालूम हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो वहां से क्या मालूम हो गया हम लोगों को, 0.693 अपॉन के इज इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम। वहां से क्या मालूम हो गया, के का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मालूम हो जाता, टेम्परेचर मालूम हो जाता। चलिए, क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात। अब हेडिंग बनाना, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। देखोगे, अभी हमने देखा कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आर्हेनियस कांस्टेंट A का वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर A, डेल्टा H और एक्टिवेशन एनर्जी को एज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि टेम्परेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमारा इक्वेशन तो यही है। हेडिंग बनाना, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। आप इक्वेशन इतना लिखना, log K इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इफ T इज इक्वल टू T1, टेम्परेचर कर दिया हमने कितना, T1, तो एक बात बताइए, टेम्परेचर चेंज हुआ मतलब रेट कांस्टेंट चेंज होगा, तो K का वैल्यू कितना होगा, K1 हो गया। क्लियर? तो अब आप हमें यहां से एक बात बता दो, दैट इज आप क्या लिखोगे यहाँ पे, log K1 इज इक्वल टू, ये तो ए ही रहेगा, ये तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, माइनस E अपॉन 2.303 RT1। समझ आया? अब हम बात करते हैं कि इफ T इज इक्वल टू T2, टेम्परेचर का वैल्यू कितना कर दिया आपने, T2 कर दिया, तो बताइए आप हमें यहाँ पे क्या बात होगा, K का वैल्यू कितना होगा, K2 होगा। तो K इज इक्वल टू कितना कह देंगे हम लोग, K2। अब यहां से बताइए क्या बात होगा, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए। अब 2 माइनस 1 कीजिए आप, देखिएगा क्या बात होगा, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log A माइनस log A, कैंसिल, माइनस, देखोगे EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 RT1। समझ आया? ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। log K2 माइनस log K1, इसको कितना लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1, क्या लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू
जाएगा 2.303 r कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लेते हैं ये अपॉन 2.303 r कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। समझ आ गया बात है। log K2 by K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। यही रेट कांस्टेंट का वेरिएशन रहा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। देखोगे नीट में ये क्वेश्चन ईयर नहीं याद आ रहा है हमें, लेकिन जस्ट एक फॉर्मूला ही पूछ दिया था। नीट में उतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा नहीं, जस्ट एक फॉर्मूला ही पूछ दिया था। क्या फॉर्मूला पूछ दिया था कि वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, कौन सा फॉर्मूला इंडिकेट करता है, तो यही फॉर्मूला हमारा इंडिकेट करता है कि log K2 by K1 log K2 by K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। समझ आ गया बात है। अब चलिए एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इससे। इस फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला नीट में भी पूछा था और जेई में भी पूछा था। ये लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 300 केल्विन, on increasing temperature 300 Kelvin to 310 Kelvin, 300 Kelvin to 310 Kelvin, rate constant increases by 2 times. Rate constant increases by 2 times. Then calculate activation energy. Then calculate activation energy. Then calculate activation energy. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, T1 का वैल्यू कितना दिया बोलिए 300 केल्विन, T2 का वैल्यू कितना दिया 310 केल्विन, K2 अपॉन K1 का वैल्यू कितना दिया 2। तो पूछ रहा है कि ये का वैल्यू क्या है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। इस फॉर्मूला में K2 अपॉन K1 का वैल्यू कितना रख देंगे 2। बोलिए कितना हो गया log 2 E अपॉन 2.303 नहीं लिखकर 2.3 लिख देते हैं और इनटू R, और बताइए 1/300 माइनस 1/310, यही हो गया ना। अब बताइए किसका वैल्यू निकालना हम लोगों को, ये का। क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बोलिए। अब बताइए आप यहां से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। log 2 का वैल्यू 0.3 लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू E अपॉन 2.3, R का वैल्यू या तो 8.3 मतलब 25/3 या 2 लेंगे। चलिए अभी R ही रहने देते हैं। यहाँ पे 10 कॉमन कर लीजिए 30/31, सॉरी 1/30, तो 10 कॉमन कर लीजिए यहाँ पे 1/30 माइनस 1/31, यही हो गया ना। यहां से देखिए 0.3 इंटू 2.3 इंटू R इंटू 10 इज इक्वल टू E, और देखिए ऊपर 31 माइनस 30 मतलब 1/30 इंटू 31, यही हो गया ना। अब देखिए तो ये का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ये इज इक्वल टू 31 को भी इधर भेज दीजिए, 10 इंटू 0.33 लिख देते हैं
इंटू 2.3 इंटू आर का वैल्यू 25/3 और इंटू 30 इंटू 31। 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। अब बताइए ए आर का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, प्लीज यार कैलकुलेट कर लेना। इतना जूल हो गया, सब एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया, इतना जूल हो गया। समझ आया? तो इससे रिलेटेड इसका जो एप्लीकेशन है, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। समझ आ गया बात है? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, इतना बात समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।